नमस्कार और द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की कुछ बहुत ही बुनियादी चीज़ों पे, लेकिन एक अलग अंदाज में। हमारे पास कुछ सवाल हैं और हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब जानना नहीं है, बल्कि उन जवाबों के पीछे की कहानी, मतलब वो टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, ये समझना है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज़ से, जिससे हम कंप्यूटर से बात करते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो हमारा पहला सवाल विंडोज़ 11 से जुड़ा है। सवाल था, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 11 में सेटिंग्स मेन्यू को खोलता है? और विकल्प थे ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्क, बी ऑल्ट प्लस टैब, सी विंडोज की प्लस आई और डी विंडोज की प्लस एल। इसका जवाब तो काफ़ी सीधा है, सी विंडोज की प्लस आई। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ बात सिर्फ जवाब की नहीं है, ये चारों ही विकल्प अपने आप में बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ रैंडम शॉर्टकट्स नहीं है, ये एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के 4 पिलर्स हैं। विंडोज की प्लस आई तो ठीक है, आपने सेटिंग्स खोल ली, पर बाकी के ऑप्शंस देखिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्क, ये तो आपका इमरजेंसी बटन है। हाँ, टास्क मैनेजर। जब कुछ भी हैंग हो जाए तो बस वही याद आता है। सही कहा, ये आपको कंट्रोल वापस देता है। आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम सिस्टम की रिसोर्स खा रहा है और उसे बंद कर सकते हैं। ये ट्रबल शूटिंग का पहला कदम है। और ऑल्ट प्लस टैब तो शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शॉर्टकट होगा। मल्टीटास्किंग की तो जान ही है। बिल्कुल, और ये भी देखिए कि समय के साथ ये कितना इवॉल्व हुआ है। पहले सिर्फ आइकन्स दिखते थे, अब आपको हर विंडो का एक लाइव प्रीव्यू मिलता है। और चौथा, विंडोज की प्लस एल, ये सिर्फ कंप्यूटर लॉक करना नहीं है, ये सिक्योरिटी है। हाँ, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में तो ये एक बहुत ज़रूरी सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है। ये सीधे ओएस के ऑथेंटिकेशन लेयर से जुड़ता है। तो ये चारों शॉर्टकट असल में 4 अलग-अलग काम हैं: कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग, नेविगेशन और सिक्योरिटी। वैसे एक पुराने शॉर्टकट का भी जिक्र था, विंडोज की प्लस पॉज ब्रेक। ये तो अब कई कीबोर्ड्स पर मिलता भी नहीं है। हाँ, वो एक तरह से कंप्यूटर का जन्म प्रमाण पत्र देखने जैसा था। एक क्लिक में प्रोसेसर, रैम, ओएस वर्जन सब कुछ सामने। अब ये जानकारी थोड़ी सेटिंग्स के अंदर चली गई है, लेकिन पुराने यूजर्स उसे आज भी मिस करते हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, कीबोर्ड से कमांड तो दे दी, पर ये कमांड प्रोसेस कहाँ होती है? ये हमें हमारे दूसरे सवाल पर लाता है, जो कंप्यूटर की याददाश्त यानी मेमोरी से जुड़ा है। सवाल था, एसरैम और डीरैम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? और यहाँ हमें गलत कथन खोजना था। सही जवाब था डी, जिसमें लिखा था कि एसरैम मुख्य मेमोरी और डीरैम कैश मेमोरी के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि बिल्कुल उल्टा है। हाँ, ये पूरी तरह से उल्टा है। असल में डी रैम हमारी मेन मेमोरी होती है, मतलब आपकी 8 GB या 16 GB रैम। और एस रैम जो है वो कैश मेमोरी के लिए इस्तेमाल होती है, जो सीपीयू के बहुत करीब या उसके अंदर ही होती है। लेकिन ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है ना? ये जो एसरैम और डीरैम का फर्क है, मुझे लगता है कि इसी पर पूरे मॉडर्न कंप्यूटर का आर्किटेक्चर टिका हुआ है। ये स्पीड, कीमत और साइज के बीच की एक लड़ाई है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये कोई छोटा मोटा टेक्निकल डिटेल नहीं है, ये एक फंडामेंटल इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ है। इसे ऐसे समझिए, एस रैम यानी स्टैटिक रैम हर एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए 6 ट्रांजिस्टर का एक जटिल सर्किट इस्तेमाल करती है। इसे फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। अच्छा, 6 ट्रांजिस्टर सिर्फ एक बिट के लिए? हाँ, सिर्फ एक बिट के लिए। और जब तक बिजली मिलती रहती है, ये डेटा को मजबूती से पकड़ कर रखती है। इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। नतीजा, ये बेइंतहा तेज होती है। और डीएम? डी रैम यानी डायनामिक रैम बहुत किफ़ायती है। वो हर बिट के लिए सिर्फ एक ट्रांजिस्टर और एक छोटा सा कैपेसिटर इस्तेमाल करती है। ये कैपेसिटर एक बहुत छोटी बैटरी की तरह है, जिसका चार्ज लीक होता रहता है। तो डेटा को जिंदा रखने के लिए मेमोरी कंट्रोलर को उसे लगातार, मतलब हर सेकंड हजारों बार रिचार्ज या रिफ्रेश करना पड़ता है। अच्छा, इसीलिए इसे डायनेमिक कहते हैं, क्योंकि ये लगातार बदल रही है। बिल्कुल, और यही रिफ्रेशिंग प्रोसेस इसे एसरैम के मुकाबले धीमा बना देती है। तो अगर एसरैम इतनी तेज है, तो फिर हम पूरा कंप्यूटर एसरैम से ही क्यों नहीं बना लेते? लगा लेते हैं 16 GB की एसरैम। यही तो वो ट्रेड ऑफ है, क्योंकि एसरैम में 6 गुना ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं। वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, ज़्यादा जगह लेती है और ज़्यादा बिजली भी खाती है। अगर एसरैम डीरैम जितनी सस्ती होती तो शायद हमें रैम और कैश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सब कुछ एक सुपर फास्ट मेमोरी होती।
लेकिन असल दुनिया में हमें समझौता करना पड़ता है। इसीलिए आपका सुपर फास्ट सीपीयू अपने पास एक छोटा, महंगा पर तेज पर्सनल असिस्टेंट रखता है जो है L1, L2, L3 कैश, और ये SRAM से बना होता है। और बाकी के बड़े कामों के लिए उसे मेन लाइब्रेरी तक जाना पड़ता है, जो कि बड़ी सस्ती पर धीमी DRAM होती है। वाह, ये तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। तो ठीक है, मेमोरी में डेटा स्टोर हो गया, लेकिन कंप्यूटर को ये कैसे पता चलता है कि 10100001 का मतलब ए अक्षर है? यहां से कहानी शुरू होती है डेटा कोडिंग की। और हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा था। मानक ASCII कोड का उपयोग करके कितने यूनिक अक्षरों को दिखाया जा सकता है? सही जवाब था ए 128। हाँ, 128। और इसके पीछे की वजह बड़ी सीधी सी है। ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जब बना था तो उसे सिर्फ अंग्रेजी भाषा के लिए डिजाइन किया गया था। अच्छा, सिर्फ अंग्रेजी? हाँ, इसमें A से Z, छोटे a से Z, 0 से 9 और कुछ स्पेशल सिंबल्स जैसे @ या हैशटैग शामिल थे। इन सब को दिखाने के लिए 7 बिट्स काफी थे, और बाइनरी में 7 बिट से आप 2 की घात 7 यानी 128। हाँ, 128 अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसीलिए स्टैंडर्ड ASCII की लिमिट 128 कैरेक्टर्स है, जो 0 से 127 तक गिने जाते हैं। लेकिन हम ASCII के साथ 256 का आंकड़ा भी बहुत सुनते हैं। वो कहानी क्या है? क्या 128 कैरेक्टर्स कम पड़ गए थे? बिल्कुल कम पड़ गए थे। बहुत जल्दी लोगों को और सिंबल्स की जरूरत पड़ने लगी, जैसे दूसरी यूरोपीय भाषाओं के एक्सेंट वाले अक्षर या फिर कुछ ग्राफिकल सिंबल्स। तब आया एक्सटेंडेड ASCII। ये 8 बिट का कोड था, और 2 की घात 8 होता है 256। तो 128 और कैरेक्टर्स की जगह बन गई। हाँ, इसने 128 नए कैरेक्टर्स का दरवाजा खोल दिया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। ये कोई एक स्टैंडर्ड नहीं था। मतलब अलग अलग सिस्टम्स अपने हिसाब से इन 128 जगहों को भरते थे, जिससे बहुत कंफ्यूजन होता था। तो ये एक तरह का पैचवर्क था? बिल्कुल। असली सॉल्यूशन तो बहुत बाद में यूनिकोड के रूप में आया, जिसने दुनिया की लगभग सभी भाषाओं को एक ही स्टैंडर्ड में समेट लिया। लेकिन ASCII वो बुनियाद थी जिसने ये सब मुमकिन बनाया। समझ गया। तो अब हमने डेटा को रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अब देखते हैं कि ये डेटा हमें रोजमर्रा के सॉफ्टवेयर में कैसे दिखता है। हमारा चौथा सवाल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से था। MS एक्सेल में कौन सा हिस्सा एक्टिव सेल का नाम या पता दिखाता है? और इसका जवाब है C, नेम बॉक्स। हाँ, नेम बॉक्स। ये फॉर्मूला बार के ठीक बाईं तरफ होता है, और ये आपको हमेशा बताता है कि आप स्प्रेडशीट में कहाँ हैं, जैसे A1, B3, F19। मुझे हमेशा से ये डिज़ाइन बड़ा दिलचस्प लगा है। मतलब डिज़ाइनर्स ने सेल का पता, नेम बॉक्स, और सेल का कंटेंट, फॉर्मूला बार अलग अलग क्यों रखा? वो इसे एक ही बॉक्स में भी तो दिखा सकते थे। इसके पीछे कोई गहरी UI UX सोच है क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये 2 बिल्कुल अलग अलग फंक्शंस को पूरा करते हैं। नेम बॉक्स सिर्फ पता नहीं दिखाता, ये एक नेविगेशन टूल भी है। आप उसमें Z500 टाइप करके सीधे उस सेल पर जंप कर सकते हैं। अच्छा। और इससे भी बड़ी बात, आप सेल्स की एक रेंज को एक नाम दे सकते हैं, जैसे टोटल सेल्स, और फिर फॉर्मूला में उस नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेम बॉक्स नेमिंग और नेविगेटिंग के लिए है, वहीं फॉर्मूला बार कंटेंट को देखने और एडिट करने के लिए है। अगर एक सेल में कोई बहुत लंबा फॉर्मूला है तो वो आपको सेल के अंदर ठीक से नहीं दिखेगा, वो फॉर्मूला बार में साफ साफ दिखता है। समझ गया। तो एक लोकेशन के लिए है, दूसरा कंटेंट के लिए। दोनों को अलग रखकर इंटरफेस को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। बिल्कुल। और बाकी हिस्से भी जरूरी हैं, जैसे रिबन जो आपका पूरा टूल बॉक्स है, और स्टेटस बार जो सबसे नीचे होता है, वो तो एक छिपा हुआ हीरो है। वो कैसे? आप बस कुछ नंबर्स वाली सेल्स को सिलेक्ट कीजिए और वो बिना कोई फॉर्मूला लगाए आपको उनका सम, काउंट और एवरेज नीचे दिखा देता है। ये क्विक एनालिसिस के लिए कमाल का टूल है। सही कहा। तो अब तक हम बात कर रहे थे रैम जैसी वॉलेटाइल मेमोरी की, जो बिजली जाते ही सब कुछ भूल जाती है। लेकिन जब हम अपनी एक्सेल फाइल सेव करते हैं तो वो परमानेंट स्टोरेज में जाती है। यहीं से हमारा 5वां सवाल आता है, किस मेमोरी प्रकार को सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी कहा जाता है? सही जवाब था डी, फ्लैश मेमोरी। बिल्कुल। और यहाँ सॉलिड स्टेट शब्द सबसे जरूरी है। इसका सीधा मतलब है कि इसमें कोई भी हिलने डुलने वाला या घूमने वाला पुर्जा नहीं है। इसकी तुलना पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD से कीजिए। हाँ, जिसमें एक डिस्क घूमती थी, उसकी आवाज भी आती थी। सही कहा।
उसमें एक मोटर होती थी जो मैग्नेटिक प्लैटर्स को हजारों आरपीएम पर घुमाती थी और एक रीड राइट हेड उस पर मूव करता था। वो एक मैकेनिकल डिवाइस थी। तो इस नो मूविंग पार्ट्स वाली डिजाइन का असल फायदा क्या है? इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, स्पीड। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मैकेनिकल पार्ट से हजारों गुना तेज होते हैं, इसीलिए एसएसडी वाला कंप्यूटर सेकेंडों में बूट हो जाता है। दूसरा, ड्यूरेबिलिटी। क्योंकि कुछ हिल नहीं रहा तो लैपटॉप की गिरने या झटके लगने से इसके खराब होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। और तीसरा, शायद बैटरी लाइफ। हाँ बिल्कुल, एफिशिएंसी। ये कम बिजली खाती है जिससे लैपटॉप की बैटरी लाइफ बढ़ती है। हमारी पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स और आजकल के कंप्यूटर्स में लगी एसएसडीज, ये सब फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी पर ही चलती हैं। और ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब बिजली बंद होने पर भी डेटा याद रखती है। हाँ, ये फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर्स नाम की एक बहुत ही क्लेवर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप करके डेटा स्टोर करती है, बिना किसी पावर के भी। कमाल है। तो हमने डेटा स्टोर कर लिया, अब उसे मैनिपुलेट करने की बात करते हैं। हमारा छठा सवाल MS वर्ड से था, जो स्पीड और एफिशिएंसी से जुड़ा है। MS वर्ड 2019 में पूरे पैराग्राफ को जल्दी से कैसे चुनें? सही जवाब था सी, पैराग्राफ के अंदर किसी भी शब्द पर 3 बार यानी ट्रिपल क्लिक करें। ये बिल्कुल सही है। ये माउस क्लिक्स की एक अपनी ही भाषा है जो वर्ड समझता है। एक डबल क्लिक का मतलब है ये शब्द चुनो, और एक ट्रिपल क्लिक का मतलब है इस शब्द वाला पूरा पैराग्राफ चुनो। ये उन ट्रिक्स में से एक है जिसे सीखने के बाद लगता है कि अरे, मैं अब तक कितनी मेहनत कर रहा था। और कंट्रोल दबाकर क्लिक करने का भी एक नियम है ना? हाँ, कंट्रोल प्लस क्लिक का मतलब है इस शब्द वाला पूरा वाक्य, मतलब सेंटेंस चुनो। ये तब काम आता है जब आपको सिर्फ एक सेंटेंस कॉपी करना हो, पूरा पैराग्राफ नहीं। लेकिन एक और सीक्रेट है जो बहुत कम लोग जानते हैं, पेज का बायां मार्जिन। अच्छा, जिसे सिलेक्शन बार कहते हैं। बिल्कुल। जब आप अपना कर्सर टेक्स्ट के बाईं ओर मार्जिन में ले जाते हैं, हाँ। तो वो एक तीर बन जाता है, राइट? हाँ। वहां क्लिक करने के भी अपने नियम है। एक सिंगल क्लिक पूरी लाइन को चुनता है, एक डबल क्लिक पूरे पैराग्राफ को चुनता है, और अगर आप वहां ट्रिपल क्लिक कर दें तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है। ये कंट्रोल प्लस ए का माउस वाला वर्जन है। वाह, ये तो बहुत ही काम की जानकारी है। चलिए, हमने डॉक्यूमेंट एडिट कर लिया और इसे सेव भी कर दिया। हाँ। पर वो सेव कहाँ हुआ? वो एक फाइल सिस्टम के अंदर गया। यहीं से हमारा 7वां सवाल आता है। एक हायरार्किकल फाइल सिस्टम में रूट डायरेक्टरी का क्या महत्व है? और सही जवाब था डी, ये फाइल सिस्टम की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी है। ये परिभाषा बिल्कुल सही है, पर इसे विजुअलाइज करना ज्यादा जरूरी है। किसी भी फाइल सिस्टम को एक उल्टे पेड़ की तरह सोचिए। अच्छा, जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ है। हाँ बिल्कुल, इस पेड़ की जो मुख्य जड़ है, जहां से सब कुछ शुरू होता है, वही रूट डायरेक्टरी है। बाकी सारे फोल्डर्स और फाइल्स इसी जड़ से निकली हुई शाखाएं और पत्तियां हैं। तो ये पूरे फाइल सिस्टम का एंट्री पॉइंट है, या कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट। ये एंट्री पॉइंट भी है और टॉप मोस्ट पॉइंट भी। इसके ऊपर कुछ नहीं होता। विंडोज में ये C/ होता है और लिनक्स या मैकओएस में इसे सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश से दिखाते हैं। जब आप किसी फाइल का पूरा पाथ लिखते हैं तो आप असल में रूट से उस फाइल तक का नक्शा बना रहे होते हैं। बिना रूट के ये पूरा स्ट्रक्चर बिखर जाएगा। समझ गया। चलिए, अब आज के आखिरी सवाल पर आते हैं। हम सॉफ्टवेयर से होते हुए अब उस हार्डवेयर की कोर में जा रहे हैं जिस पर ये सब कुछ चलता है, मदरबोर्ड। सवाल था, मदरबोर्ड पर कौन सा कंपोनेंट CPU से सीधे जुड़कर हाई स्पीड संचार को संभव बनाता है? और विकल्प थे नॉर्थ ब्रिज, GPU, PCB और साउथ ब्रिज। सही उत्तर है ए, नॉर्थ ब्रिज। कुल सही। वैसे ये नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज का आर्किटेक्चर अब थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। मदरबोर्ड को एक शहर के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की तरह सोचिए, और CPU उस शहर का मेन हेडक्वार्टर यानी HQ है। ठीक है, तो इस शहर में नॉर्थ ब्रिज का क्या रोल था? नॉर्थ ब्रिज इस शहर का हाई स्पीड एयरपोर्ट था। इसका काम था सिर्फ सबसे जरूरी और तेज कार्गो को हैंडल करना। ये सीधे HQ यानी CPU से जुड़ा था और सिर्फ 3 जगहों के लिए सुपर फास्ट फ्लाइट्स चलाता था। शहर का मेन वेयरहाउस जो कि रैम है, स्पेशल इफेक्ट्स स्टूडियो यानी ग्राफिक्स कार्ड, और शहर का दूसरा लॉजिस्टिक्स हब साउथ ब्रिज। अच्छा, तो इन तीनों के बीच बहुत तेज डेटा ट्रांसफर की जरूरत थी। हाँ, और यही नॉर्थ ब्रिज की जिम्मेदारी थी। तो फिर साउथ ब्रिज क्या था? माउस से आता है, हार्ड डिस्क से आता है। साउथ ब्रिज ये सारा ट्रैफिक इकट्ठा करके एयरपोर्ट यानी नॉर्थ ब्रिज को भेजता था, और फिर नॉर्थ ब्रिज उसे HQ मतलब CPU तक पहुंचाता था। और PCB क्या है फिर? PCB
यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वो तो बस वो जमीन है जिस पर ये पूरा शहर यानी एयरपोर्ट, पोर्ट और HQ बना हुआ है। ये एनालॉजी शानदार है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम परेशानी से जो हम सब ने कभी ना कभी तो झेली ही है, फाइल का नाम बदलना। सवाल है, विंडोज़ में ऐसी कौन सी स्थिति है जो हमें किसी फाइल का नाम बदलने से रोक देगी? विकल्प हैं ए, फाइल किसी दूसरे एप्लीकेशन में खुली है, बी, फाइल रिसाइकल बिन में है, सी, फाइल का नाम 255 अक्षरों से ज्यादा है, या डी, फाइल रीड ओनली है। ये क्लासिक समस्या है और इसका सही जवाब है ए, फाइल किसी दूसरे एप्लीकेशन में खुली हुई है। इसके पीछे जो वजह है उसे कहते हैं फाइल लॉक। फाइल लॉक। हाँ, मतलब जब कोई प्रोग्राम, मान लीजिए आपने कोई वर्ड फाइल खोली हुई है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल पर एक अस्थायी ताला लगा देता है। ताला लगा देता है। ये तो दिलचस्प है। क्या ये वही वजह है कि कभी-कभी पेन ड्राइव को सेफली इजेक्ट करने में भी दिक्कत आती है? क्या तब भी सिस्टम को यही लगता है कि कोई फाइल इस्तेमाल हो रही है? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये वही कॉन्सेप्ट है। सिस्टमस ये पक्का करना चाहता है कि जब एक प्रोग्राम फाइल पर काम कर रहा है तो कोई दूसरा उसमें ऐसा बदलाव ना कर दे जिससे डेटा करप्ट हो जाए। अच्छा। नाम बदलना, डिलीट करना या मूव करना, ये सब तो बहुत बड़े बदलाव हैं। इसीलिए जब तक आप उस प्रोग्राम को बंद नहीं करती, सिस्टम उस फाइल को अनलॉक नहीं करता, और यही फाइल इन यूज वाली एरर हमें दिखती है। अब समझ आया वो एरर मैसेज क्यों आता है। तो ठीक है, मान लीजिए फाइल बंद है, तो नाम बदलने का सबसे तेज तरीका क्या है? मैं तो हमेशा राइट क्लिक करके रीनेम ढूंढती हूँ। वो एक तरीका है, पर सबसे तेज है फाइल को सेलेक्ट करके कीबोर्ड पर F2 की दबाना। F2? ओके। हाँ, ये जादू की तरह काम करता है। वैसे एक और बात यहाँ जानना जरूरी है। फाइल के नाम में कुछ खास चिन्ह इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकते, जैसे कि स्लैश या कोलन या फिर वो प्रश्नवाचक चिन्ह? हाँ, मैंने देखा है, सिस्टम उन्हें लेने से मना कर देता है। पर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इन चिन्हों का इस्तेमाल खुद रास्ते मतलब पाथ बनाने के लिए करता है। जैसे सी, यूजर्स, डॉक्यूमेंट्स में जो स्लैश है, वो सिस्टम को बताता है कि एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर में कैसे जाना है। अगर आप फाइल के नाम में ही स्लैश लगा देंगे तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि ये नाम का हिस्सा है या रास्ते का। अरे वाह, ये तो जबरदस्त आहा मूवमेंट था, अभी हमेशा याद रहेगा। चलिए, फाइलों से ही जुड़ी एक और अहम बात पर आते हैं। हमारा अगला सवाल है, विंडोज में किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना हमेशा के लिए कैसे डिलीट किया जा सकता है? इसके लिए एक बहुत शक्तिशाली शॉर्टकट है, फाइल को चुनकर Shift+Delete दबाना। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, इस शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। मैं तो कहूँगा पूरी तरह सुनिश्चित होना चाहिए। मैंने एक बार अपनी प्रेजेंटेशन वाली फाइल गलती से ऐसी डिलीट कर दी थी, और उसे दोबारा बनाने में जो रात गुजरी थी वो मुझे आज भी याद है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जब आप सिर्फ डिलीट दबाते हैं तो विंडोज उस फाइल को रिसाइकल बिन नाम के एक सेफ्टी नेट में डाल देता है। अगर बाद में आपको अपनी गलती का एहसास हो तो आप वहां जाकर फाइल को आसानी से रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन Shift+Delete उस सेफ्टी नेट को बाईपास कर देता है। आप सिस्टम को सीधे सीधे कहते हैं कि मुझे दूसरा मौका नहीं चाहिए, इसे हमेशा के लिए मिटा दो। और शायद इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल भी है, अगर गलती से सिर्फ डिलीट दबाया हो तो उसे वापस पाने का सबसे भरोसेमंद तरीका क्या है? जैसा हमने अभी बात की, सबसे पक्का तरीका है बी, रिसाइकल बिन खोलें, उस फाइल पर राइट क्लिक करें और रीस्टोर चुनें। ऐसा करने पर फाइल ठीक उसी फोल्डर में वापस आ जाती है जहां से उसे डिलीट किया गया था। लेकिन कई बार Ctrl+Z मतलब अनडू, वो भी तो काम कर जाता है। हाँ, कर जाता है, पर उसकी एक शर्त है। Ctrl+Z आपके आखिरी काम को अनडू करता है। आखिरी काम को? अच्छा। हाँ, अगर आपने फाइल डिलीट करने के तुरंत बाद कोई और काम नहीं किया तो ये काम करेगा। लेकिन मान लीजिए आपने फाइल डिलीट की और फिर एक फोल्डर का नाम बदल दिया। अब अगर आप Ctrl+Z दबाएंगे तो वो फोल्डर का नाम वापस पुराना कर देगा, फाइल वापस नहीं लाएगा। बिल्कुल, इसीलिए रिसाइकल बिन वाला तरीका 100% भरोसेमंद है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो ये हुई फाइलों को मैनेज करने की बात। अब बात करते हैं उन फाइलों के अंदर के कंटेंट को सुंदर बनाने की। जब हम MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो फॉर्मेटिंग में बहुत समय जाता है। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। MS वर्ड में पैराग्राफ की इंडेंटेशन हटाने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है?
डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में शॉर्टकट्स समय बचाने के लिए बहुत जरूरी हैं और इस सवाल का सही जवाब है सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। लेकिन इसे अकेले समझने में मजा नहीं है, इसे इसके साथ ही कंट्रोल प्लस एम के साथ समझना चाहिए। साथी मतलब एक जोड़ी की तरह काम करते हैं ये। बिल्कुल, आप MS वर्ड में किसी पैराग्राफ पर कंट्रोल प्लस एम दबाएंगे तो वो बाईं ओर से थोड़ा अंदर खिसक जाएगा, मतलब इंडेंट हो जाएगा। ओके। और अगर आपको ये इंडेंट हटाना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम दबाएंगे। एक इंडेंट जोड़ता है, दूसरा उसे घटाता है। ये तो बहुत काम का है। वैसे दूसरे शॉर्टकट्स में कंट्रोल प्लस क्यू भी दिया है, जो मैंने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। कंट्रोल प्लस क्यू तो मेरा सीक्रेट वेपन है। सच में? हाँ, मान लीजिए आपने इंटरनेट से कुछ कॉपी पेस्ट किया और उसके सारी अजीब सी फॉर्मेटिंग भी साथ आ गई। हाँ, ये तो बहुत होता है। बस उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस क्यू दबा दीजिए, वो सारी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाकर उसे डिफॉल्ट स्टाइल में ले आएगा। अरे वाह, ये तो मुझे आज ही पता चला। मैंने जाने कितनी बार एक-एक करके सेटिंग्स बदलता रहा हूँ। ये तो जादू की छड़ी जैसा है ना? और कंट्रोल प्लस डी तो क्लासिक है ही, वो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खोलता है। कमाल है। अच्छा, जब हम ये शॉर्टकट दबाते हैं जैसे कंट्रोल प्लस एम, तो ये कमांड आखिर जाता कहाँ है? यहीं से शायद हम कंप्यूटर के दिमाग की तरफ बढ़ सकते हैं। हमारा अगला सवाल इसी बारे में है। CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट की क्या भूमिका है? बहुत बढ़िया ट्रांजिशन। हम सब सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, पर सवाल ये है कि इस दिमाग के अंदर मैनेजर कौन है? इसका सही जवाब है डी। ये कंप्यूटर के सभी घटकों की गतिविधियों को निर्देशित और समन्वित करता है। इसे समझने के लिए सीपीयू को एक बड़े रेस्टोरेंट की किचन की तरह सोचिए। अच्छा, किचन, ये दिलचस्प है। हाँ, इस किचन में एक मास्टर शेफ है। ये शेफ खुद सब्जियां नहीं काटता, नहीं मसाले पीसता है, वो बस अपनी टीम को निर्देश देता है। तुम प्याज काटो, तुम पैन गरम करो, अब इसमें मसाले डालो। ये मास्टर शेफ ही कंट्रोल यूनिट है। तो वो बस मैनेजमेंट देख रहा है। बिल्कुल, ये सीपीयू का नर्वस सिस्टम है। ये खुद गणना नहीं करता, बस सबको बताता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। तो अगर मेरा कंप्यूटर धीमा चल रहा है, इसका मतलब क्या ये है कि मेरा मास्टर शेफ यानी कंट्रोल यूनिट बहुत ज्यादा कामों के बीच फंस गया और सही से निर्देश नहीं दे पा रहा? यह एक बहुत अच्छी समझ है। हाँ, ये एक वजह हो सकती है। अब किचन में असल में काटने पीसने का काम जो असिस्टेंट करता है वो है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सारी गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। ओके। और कटी हुई सब्जियों को थोड़ी देर के लिए रखने की जो जगह है वो है रजिस्टर्स या मेमोरी यूनिट। तो CU यानी मैनेजर, ALU यानी वर्कर और रजिस्टर्स यानी स्टोरेज, ये सब मिलकर CPU को पूरा करते हैं। ये किचन वाली एनालॉजी चीजों को बहुत साफ कर देती है। तो ये CPU बाहरी दुनिया से, मतलब हमसे, कैसे बात करता है? हमारा अगला सवाल इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में है। कौन सा जोड़ा सही है? इसका सही जवाब है B, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है डेटा के बहाव की दिशा को देखना। इनपुट डिवाइस बाहरी दुनिया से डेटा लेकर कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। स्कैनर, हाँ, स्कैनर। और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के अंदर से डेटा लेकर हमें दिखाते या सुनाते हैं, यानी बाहर भेजते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ये तो साफ है। लेकिन क्या कुछ डिवाइस दोनों काम करते हैं, जैसे मेरे फोन की स्क्रीन? बेहतरीन सवाल। हाँ, बिल्कुल। उन्हें हम IO डिवाइस कहते हैं, मतलब इनपुट आउटपुट। टच स्क्रीन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जब आप स्क्रीन को छूते हैं तो आप इनपुट दे रहे होते हैं, और जब स्क्रीन आपको कुछ दिखाती है तो वो आउटपुट दे रही होती है। सही। तो हमने CPU की बात की, जो हर काम करता है। लेकिन आजकल गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए एक और नाम बहुत सुनने में आता है, GPU। हमारा अगला सवाल इसी के बारे में है। GPU को लेकर कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन से सही हैं। जी, सबसे पहले पहला कथन, GPU का पूर्ण रूप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये पूरी तरह से गलत है। अच्छा, GPU का मतलब है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। बाकी तीनों कथन सही हैं। ये ग्राफिक्स को तेज करने के लिए बना एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जो ग्राफिक्स कार्ड पर होता है और PCs और गेमिंग कंसोल्स में इस्तेमाल होता है। पर CPU और GPU में मुख्य अंतर क्या है? जब हमारे पास पहले से एक दिमाग, मतलब CPU है, तो हमें कोर प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, CPU एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है। वो हर तरह का काम कर सकता है,
लेकिन एक समय में कुछ ही जटिल कामों को बहुत तेजी से करता है। वहीं जीपीयू एक विशेषज्ञ है। उसकी खासियत है समानांतर प्रोसेसिंग, मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग। समानांतर प्रोसेसिंग। हाँ, इसे ऐसे समझिए, अगर आपको एक बहुत मुश्किल गणित का सवाल हल करना हो तो आप सीपीयू को देंगे, वो उसे बहुत जल्दी कर देगा। लेकिन अगर आपको हजारों आसान से सवाल एक साथ हल करने हो तो आप जीपीयू को देंगे। और ग्राफिक्स या वीडियो में तो यही होता होगा, है ना? स्क्रीन के हर एक पिक्सल के लिए एक साथ कैलकुलेशन करना। बिल्कुल, आपने पकड़ लिया। और दिलचस्प बात यह है कि यही समानांतर प्रोसेसिंग की क्षमता जो गेमिंग के लिए बनाई गई थी, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की क्रांति की वजह बन गई है। सच में? गेमिंग की वजह से? हाँ, क्योंकि एआई मॉडल को ट्रेन करना भी लाखों छोटे-छोटे गणितीय कामों को एक साथ करने जैसा ही है। तो एक तरह से वीडियो गेम के वजह से ही आज एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ पा रहा है। वाओ, ये कनेक्शन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो ये सीपीयू और जीपीयू ये आखिर किस भाषा में बात करते हैं? ये हमारी तरह हिंदी या इंग्लिश तो नहीं समझते होंगे? यहीं से हम अपनी यात्रा के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, मशीन की भाषा। हमारा अगला सवाल है, दशमलव संख्या 26.85 को बाइनरी में कैसे बदलेंगे? बिल्कुल, कंप्यूटर की भाषा सिर्फ 2 अक्षर जानती है, 0 और 1। किसी भी दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलने का एक पूरा गणितीय तरीका है, जिसमें हम संख्या के पूर्णांक हिस्से मतलब 26 को लगातार 2 से भाग देते हैं और शेष को लिखते जाते हैं, और दशमलव हिस्से मतलब 0.85 को लगातार 2 से गुणा करते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। तो क्या हमें ये पूरी प्रक्रिया याद रखने की जरूरत है एक आम यूजर के तौर पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे ज्यादा जरूरी इसका कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे हमारी दशमलव प्रणाली में हर स्थान 10 गुना बड़ा होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना? हाँ। बाइनरी में हर स्थान 2 गुना बड़ा होता है, 1, 2, 4, 8, 16, 32 और इसी तरह आगे। तो जब हम 26 को बाइनरी में बदलते हैं तो हमें मिलता है 11010। 11010। हाँ, इसका मतलब है कि हमारे पास एक 16 है, एक 8 है, कोई 4 नहीं है, एक 2 है और कोई 1 नहीं है। अब आप जोड़कर देखिए, 16 + 8 + 2 26। अच्छा, तो कंप्यूटर ऐसे सोचता है। बिल्कुल। और पूरी संख्या 26.85 का बाइनरी रूप होगा 11010.110110। ये समझने में ज्यादा आसान है। हमें प्रक्रिया के हर स्टेप को रटने की जरूरत नहीं, बस ये समझना है कि ये एक अलग भाषा है। तो हमारा आखिरी सवाल ठीक इसका उल्टा है। बाइनरी संख्या 1101.1101 को वापस दशमलव में कैसे बदलेंगे? यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट काम करता है। हम दशमलव से पहले के हिस्से 1101 को लेते हैं। हम दाईं से बाईं ओर 2 की घातों से गुणा करते हैं। तो पहला 1 मतलब 2⁻0 जो कि 1 होता है। दूसरा 0 मतलब 2⁻1 यानी 2। फिर 1 मतलब 2⁻2 यानी 4। और चौथा 1 मतलब 2⁻3 यानी 8। तो ये हुआ 1 × 1 + 0 × 2 + 1 × 4 + 1 × 8, जो बनता है 13। सही। और दशमलव के बाद वाले हिस्से 0.1101 के लिए हम 2 की ऋणात्मक घातों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब 1/2 + 1/4 + 0/8 + 1/16। ओके। इन सब को जोड़ने पर हमें मिलता है 0.8125। और फिर दोनों हिस्सों को जोड़ दें तो 13 + 0.8125 यानी 13.8125। तो ये थी हमारा पहला सवाल, एकदम हार्डवेयर से जुड़ा है। प्रश्न 18 है, पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? और इसके विकल्प हैं पिक्चर सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड कंट्रोल बोर्ड और पिक्चर कंट्रोल बोर्ड। और सही जवाब है बी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये नाम तो शायद सबने सुना होगा, लेकिन इसका काम टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक क्रांति लाने जैसा था। हाँ, मैंने तो इसे हर टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने या रिमोट में देखा है। वो हरे रंग का बोर्ड जिस पर बहुत सारी लाइनें बनी होती हैं।
पर ये सिर्फ एक बोर्ड तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये किसी शहर के रोड नेटवर्क की तरह है। अच्छा, इसका काम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे चिप्स, रजिस्टर, कैपेसिटर को अपनी जगह पर थामे रखना नहीं है, बल्कि उनके बीच डेटा और बिजली के आने जाने के लिए एक सुपर एफिशिएंट हाईवे बनाना है। तो ये जो पतली पतली तांबे की लाइनें दिखती हैं, जी, जिन्हें ट्रैक कहते हैं, ये उन तारों के उलझे हुए जाल की जगह लेती हैं जो पहले इस्तेमाल होते थे। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, ये बोर्ड ज्यादातर हरे रंग के ही क्यों होते हैं? क्या इसका कोई तकनीकी कारण है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। असल में बोर्ड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाई जाती है जिसे सोल्डर मास्क कहते हैं। सोल्डर मास्क। हाँ, ये शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है और शुरुआत में ये हरे रंग में सबसे आसानी से और सस्ते में उपलब्ध था। अच्छा, तो ये बस कॉस्ट की बात थी। हाँ, या कॉस्ट और सहूलियत। इंसानी आंखों के लिए हरे रंग पर सफेद टेक्स्ट और चमकीले शोल्डर पॉइंट्स देखना सबसे आसान होता है, तो गलतियां पकड़ने में मदद मिलती है। तो मतलब ये एक तरह से डिजाइन और परंपरा का मिश्रण बन गया है। एकदम सही। चलिए अब इस फिजिकल बोर्ड से उस दुनिया की तरफ चलते हैं जो इस पर चलती है, यानी सॉफ्टवेयर। जी। अगला सवाल है प्रश्न 19। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। हाँ, विकल्प है ए विंडोज विस्टा, बी गूगल क्रोम, सी एडोबी फोटोशॉप और डी व्हाट्सएप। और सही जवाब है ए विंडोज विस्टा। तो इसका जवाब समझने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की दो मुख्य श्रेणियों को समझना होगा, है ना? बिल्कुल। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग अक्सर उलझ जाते हैं। इसे किसी आसान एनालॉजी से समझ सकते हैं क्या? जरूर। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक थिएटर का स्टेज, लाइटिंग और साउंड सिस्टम समझिए। ये वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बिना कोई शो हो ही नहीं सकता। विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड, ये सब यही स्टेज है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस स्टेज पर परफॉर्म करने वाले एक्टर्स हैं। आप उन्हें किसी खास काम के लिए बुलाते हैं। जैसे वेब ब्राउज करने के लिए आप गूगल क्रोम को बुलाते हैं, फोटो एडिट करने के लिए फोटोशॉप को, और दोस्तों से बात करने के लिए व्हाट्सएप को। तो ये सभी एक्टर्स स्टेज यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना परफॉर्म नहीं कर सकते। बिल्कुल। बेहतरीन एनालॉजी है। तो विंडोज विस्टा खुद एक एक्टर नहीं है, बल्कि वो पूरा का पूरा स्टेज ही है। जी, इसीलिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, तो अब जब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए एक बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं, MS एक्सेल। हाँ। प्रश्न 20 पूछता है, MS एक्सेल में IF फंक्शन क्या करता है? इसका सही जवाब है सी। यह किसी शर्त की जांच करता है और शर्त सही होने पर एक मान तथा गलत होने पर दूसरा मान लौटाता है। हाँ, ये तो कोड लिखने जैसा ही लगता है। मुझे याद है एक बार मैंने एक बड़ी सी एक्सेल शीट देखी थी जिसमें एक IF के अंदर दूसरा IF फिर तीसरा। नेस्टेड IF। हाँ, वो देखकर मैं डर गया था। उसे समझने का कोई आसान तरीका है? हाँ, उससे डरने की जरूरत नहीं। पहले बेसिक IF को समझते हैं। इसका सिंटैक्स बहुत सीधा है। IF, फिर ब्रैकेट में कंडीशन, फिर सही होने पर क्या होगा और गलत होने पर क्या होगा। जैसे इक्वल्स IF A113 343 पास फेल। बिल्कुल, ये बहुत सीधा है। पर इसका इस्तेमाल सिर्फ पास फेल के लिए तो नहीं होता होगा, बिजनेस में भी तो बहुत काम आता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इसका असली इस्तेमाल है। जैसे अगर सेल्स टारगेट 5 लाख से ज्यादा है तो 10% बोनस दिखाओ, वरना 0 दिखाओ। और जब शर्तें एक से ज्यादा हों तब? नेस्टेड IF काम आता है। जी। तब आप एक IF के अगर गलत तो ये करो वाले हिस्से में एक और IF फंक्शन डाल देते हैं। ये बस एक के बाद एक सवाल पूछने जैसा है। ठीक है, तो हमने एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की जो कंप्यूटर के दिमाग की तरह हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर बंद करके दोबारा चालू करते हैं तो वो पहली चिंगारी कहाँ से आती है? इसका जवाब हमें वापस हार्डवेयर में मिलता है। जी। प्रश्न 21 है, रोम का मुख्य काम क्या है? इसका सही जवाब है बी। इसका काम है उस जरूरी फर्मवेयर को स्टोर करके रखना जो सिस्टम को बूट करने यानी चालू करने के लिए चाहिए होता है। और ये रैम से कैसे अलग है? दोनों ही तो मेमोरी हैं। इनका फर्क अस्थाई और स्थाई होने का है। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, वो नॉन वॉलेटाइल है। हाँ, नॉन वॉलेटाइल, मतलब बिजली बंद होने पर भी इसमें लिखा हुआ डेटा मिटता नहीं है। ये पत्थर की लकीर जैसा है। और रैम? रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल है। बिजली जाते ही उसमें जो कुछ भी था सब साफ, वो रेत पर लिखने जैसा है। तो जब हम पावर बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर सबसे पहले इसी पत्थर की लकीर को पढ़ता है। बिल्कुल, इसी रोम चिप में पहले बायोस होता था और आजकल के सिस्टम्स में UEFI फर्मवेयर होता है। अच्छा।
ये कंप्यूटर का मॉर्निंग अलार्म है। पावर मिलते ही प्रोसेसर सबसे पहले इन निर्देशों को पढ़ता है जो उसे बताते हैं कि उठो, अपने सारे अंगों की जांच करो और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को जगाकर रैम में ले आओ। और इसी पूरी प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। जी, आपने बायोस और यूईएफआई का जिक्र किया। ये बदलाव क्यों जरूरी था? ये एक बहुत ज़रूरी अपग्रेड था। पुराने बायोस की कुछ सीमाएं थीं, जैसे वो 2 टेराबाइट से बड़ी हार्ड ड्राइव को सपोर्ट नहीं कर पाता था। ओहो, और सुरक्षा के लिहाज से भी यूईएफआई ज़्यादा मजबूत है। इसमें सिक्योर बूट जैसा फीचर होता है जो ये सुनिश्चित करता है कि बूटिंग के समय कोई वायरस या मैलवेयर सिस्टम में न घुस जाए। बहुत खूब। तो कंप्यूटर बूट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम चल गया। अब हम एक एप्लीकेशन, मान लीजिए MS वर्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ हमारा अगला सवाल आता है, प्रश्न 22। MS वर्ड में चुने हुए टेक्स्ट से मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हटाने का शॉर्टकट क्या है? और सही जवाब है D, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ये उन लोगों के लिए लाइफ सेवर है जो अक्सर अलग-अलग जगहों से टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी सिरदर्दी है। कहीं से कुछ कॉपी करो और वो अपने साथ अजीब सा फॉन्ट, नीला रंग और पता नहीं क्या-क्या ले आता है। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार इन सब से छुटकारा दिला देता है। सबसे? मतलब कैरेक्टर लेवल की फॉर्मेटिंग से, यानी टेक्स्ट का बोल्ड होना, इटैलिक होना, उसका फॉन्ट, साइज या रंग, ये सब हटाकर उसे आपके डॉक्यूमेंट के डिफॉल्ट स्टाइल में ले आता है। अच्छा, लेकिन एक और शॉर्टकट है जो जानना जरूरी है, कंट्रोल प्लस क्यू। वो किस लिए? कंट्रोल प्लस क्यू पैराग्राफ लेवल की फॉर्मेटिंग हटाता है। जैसे अगर किसी ने लाइन स्पेसिंग बदल दी है या पैराग्राफ को सेंटर अलाइन कर दिया है, अच्छा, तो याद रखने का आसान तरीका है कंट्रोल प्लस स्पेस बार अक्षरों के लिए, कंट्रोल प्लस क्यू पूरे पैराग्राफ के लिए। बिल्कुल सही। शानदार। तो अब हमने बात की डेटा को फॉर्मेट करने की, पर उस डेटा के बारे में भी तो कुछ डेटा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। हाँ, यहीं से हमारा अगला सवाल आता है। प्रश्न 23। मेटा डेटा का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका सही जवाब है विकल्प D। यह फाइलों और डायरेक्टरी के बारे में जानकारी दर्ज करता है। जिसकी सबसे सरल परिभाषा है डेटा अबाउट डेटा। हाँ, यानी डेटा के बारे में डेटा। इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं? सबसे अच्छा उदाहरण है एक डिजिटल फोटो। मान लीजिए आपकी फाइल का नाम है birthday.jpg। ठीक है। फाइल के अंदर का जो असली डेटा है वो पिक्सल है जो मिलकर तस्वीर बनाते हैं। लेकिन इस फाइल के साथ और भी बहुत सारी जानकारी जुड़ी है, यही मेटा डेटा है। जैसे ये फोटो किस तारीख और समय पर ली गई, किस कैमरे या फोन से ली गई, अगर फोन का GPS ऑन था तो ये किस लोकेशन पे ली गई, फाइल का साइज क्या है। और इसी जानकारी से हम अपने फोन की गैलरी में दिल्ली में ली गई तस्वीरें खोज पाते हैं। बिल्कुल, वो तस्वीरों के अंदर नहीं झांकता बल्कि उनके लोकेशन मेटा डेटा को पढ़ता है। मेटा डेटा के बिना हमारा डिजिटल जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। सही है, ये तो फाइलों का अदृश्य पहचान पत्र है। क्या बात है, बहुत अच्छा कहा आपने। अब वापस एक्सेल पर चलते हैं। प्रश्न 24। MS एक्सेल में फॉर्मूला बार का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सीधा सा जवाब है C, किसी सेल की सामग्री को दिखाना और संपादित करना। हाँ, रिबन के ठीक नीचे वो लंबी सी पट्टी खासकर तब बहुत काम आती है जब सेल के अंदर कोई बहुत लंबा फॉर्मूला लिखा हो। जी, सेल में तो बस नतीजा दिखता है, लेकिन असली कहानी तो फॉर्मूला बार में ही नजर आती है। स्रोत में एक शॉर्टकट का भी जिक्र है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। क्या ये उन मौकों के लिए है जब आपने कोई मॉन्स्टर फॉर्मूला बना दिया हो? बिल्कुल, जब आपका नेस्टेड IF वाला फॉर्मूला कई लाइनों तक फैल जाता है, तब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू दबाने से फॉर्मूला बार की ऊंचाई बढ़ जाती है और आप पूरे फॉर्मूले को एक साथ देख सकते हैं। ये तो बहुत काम का है। और हाँ, ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक्सेल में हर फॉर्मूला हमेशा इज इक्वल के निशान से ही शुरू होता है। ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर चालू है, सॉफ्टवेयर चल रहा है, फाइलें मैनेज हो रही हैं, लेकिन ये बाहरी दुनिया से कैसे जुड़ता है? नेटवर्किंग। हाँ, इसे इंटरनेट पर अपनी पहचान कैसे मिलती है? ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आता है। प्रश्न 25। कंप्यूटर नेटवर्क में DHCP का मुख्य कार्य क्या है? और सही जवाब है B। यह डिवाइस को स्वचालित रूप से IP एड्रेस और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रदान करता है। ये वो गुमनाम हीरो है जिसकी वजह से हम किसी भी कैफे में जाकर आसानी से वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। इसके पीछे का जादू क्या है? डायनामिक शब्द का यहाँ क्या मतलब है? DHCP का पूरा नाम है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यहाँ डायनामिक का मतलब है अपने आप बदलने वाला या स्थायी नहीं। अच्छा।
जब भी आपका फोन किसी नए वाईफाई नेटवर्क से जुड़ता है तो उसे उस नेटवर्क पर बातचीत करने के लिए एक पते की जरूरत होती है, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। DHCP उस नेटवर्क के ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। ये देखता है कि कौन-कौन से पते खाली हैं और आपके डिवाइस को उनमें से एक पता अस्थायी रूप से लीज पर दे देता है। तो हमें खुद कुछ नहीं करना पड़ता। कुछ भी नहीं। मुझे कॉलेज के दिन याद हैं जब DHCP आम नहीं था। हमें हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हाथ से डालना पड़ता था। अरे बाप रे। और अगर दो लोगों ने गलती से एक ही एड्रेस डाल दिया तो पूरा नेटवर्क बैठ जाता था। DHCP ने हमें उस सिरदर्द से बचाया है। और दूसरे विकल्प जैसे डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलना, वो किसका काम है? वह DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम का काम है। DNS इंटरनेट की फोन बुक है। अच्छा। जब हम ब्राउज़र में google.com लिखते हैं तो DNS ही उसे गूगल के सर्वर के असली आईपी एड्रेस में बदलता है। समझ गया। और डेटा को एन्क्रिप्ट करने का काम HTTPS जैसे प्रोटोकॉल का है, DHCP का नहीं। तो आज हमने पीसीबी के फिजिकल सर्किट से लेकर DHCP के नेटवर्क प्रोटोकॉल तक का सफर तय किया। ये साफ है कि ये सिर्फ मल्टीपल चॉइस सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी डिजिटल दुनिया की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्कुल। ये सभी तकनीकें एक साथ मिलकर अक्सर हमें बिना पता चले हमारे अनुभव को सहज बनाती हैं। उस हरे बोर्ड से लेकर जो हमारे फोन को चलाता है, उस प्रोटोकॉल तक जो हमें दुनिया से जोड़ता है, सब कुछ एक अदृश्य धागे से जुड़ा है। सही कहा। और अंत में सोचने के लिए एक बात, आज हमने मेटा डेटा की बात की, जो फाइलों के बारे में डेटा है। कभी सोचिए, हम अपने डिजिटल जीवन में कंटेंट के अलावा कितना मेटा डेटा हर रोज बना रहे हैं। हमारी लोकेशन, हमारी सर्च हिस्ट्री, हम किस पोस्ट पर कितनी देर रुकते हैं, किस समय ऑनलाइन होते हैं। ये सब भी तो एक तरह का हमारे बारे में डेटा है। हाँ, तो इस मेटा डेटा की असली कीमत क्या है और इसका इस्तेमाल कौन और कैसे कर रहा है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।